अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ख़बरें हमारे सामने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बस यही है। आवाम का किसी को कोई ख्याल व्याल नहीं है, कोई ख़ास परवाह नहीं है। बस ज़ातियात के गिर्द सियासत घूम रही है और सियासत के गिर्द ज़ातियात हैं जो उलझी नज़र आती हैं। चलें देखते हैं जनाब रोज़ामा एक्सप्रेस क्या कह रहा है। नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए ज़मानत पर रिहा, बाहर जाने पर पाबंदी। लीगी रहनुमा तारिक फजल 50-50 लाख रुपए के 2 मछली के जमा कराने के बाद रूपकार लेकर खुसूसी तैयारे पर लाहौर पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म का जेल के बाहर इस्तकबाल, कारकुनों के नारे। 6 हफ्ते बाद सरेंडर ना किया तो गिरफ्तार कर लिया जाए। तिब्बी बुनियादों पर दोबारा जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा। नैब के दबाव से लोग खुदकुशियाँ करने लग गए हैं। मामला देख रहे हैं चीफ जस्टिस। वफाकी काबीना लाहौर दिल्ली बस सर्विस में तोसी। करतारपुर राहदारी का नवंबर से आगाज़। 2 अरब का रमज़ान पैकेज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। नई सिविल एविएशन पॉलिसी। सरमायाकारी बोर्ड की तश्कील नामंजूर। गैर मुल्की सयाहों के लिए NOC की शर्त ख़त्म। शहबाज का नाम ECL से निकालने का फ़ैसला चैलेंज करेंगे। कोई काम की बात नहीं होगी, ना अपोजिशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से, बस हाइड एंड सीक खेलते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है जनाब। कब तक चलेगा ये मामला ये मुझे नहीं पता, या आप हमें बताएं। हमारे आज के जो कॉलर्स होंगे। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो है वज़ीर आज़म। अख्तर मैंगल की मुलाकात। पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के क़याम के लिए पुरअज़्म है आर्मी चीफ। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म। FATF से मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। ब्लैकलिस्ट में नाम शामिल हुआ तो मईशत पर क्या असरात होंगे, हुकूमत तहकीक कराएगी। लोलालाई में 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन रद्दुल फसाद। लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो 6 वोट वाली हुकूमत नहीं चलेगी। बिलावल एहतसाब के नाम पर इंतकाम कबूल नहीं। हम लाड़काना तक सफ़र कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म हाउस से चीखें आ रही हैं। तो ये एक और ख़बर जो जरदारी साहब से मुताल्लिक़, जाली अकाउंट्स के जरदारी। 8 अप्रैल को एहतसाब अदालत तलब। कायम अली शाह की उबूरी ज़मानत मंजूर। रोज़नामा जंग कारवान भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल। सियासतदानों के लिए एहतसाब, इंतकाम और जेल। कलअदम तंजीमों के लिए NRO ये निज़ाम कबूल नहीं। बिलावल इमरान नवाज के लिए दुआगो। शहबाज का फैसला चैलेंज। CPEC का इलाकाई तरक्की में अहम किरदार। पुरअमन रियासत खौफजदा ना मजबूर। जनरल बाजवा। गैस बिजली कीमतों में मरहलावार मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना साहब ने खुशखबरी दे दी कौम को कि हुकूमत जिन मुआशी मसाइल में घिरी नज़र आती है उसका बेहतरीन आसान तरीन हल ये है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाएँ, गैस के नर्ख बढ़ा दिए जाएँ, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए जाएँ। कोई काम की बात ना की जाए, टैक्स कलेक्शन के ऊपर कोई तवज्जो ना दी जाए। अहदाफ गिरते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। उसके लिए पता नहीं क्या इक़दाम उठाए जाने हैं, लेकिन आसान तरीन काम यह है। आवाम जो पहले से ही बिजली और गैस के बिलों की वजह से रोज़ाना हम से बात भी करते हुए परेशान दिखाई देते हैं, उनको मज़ीद परेशान इसलिए करो क्योंकि भाई वो इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में ये उनकी यानी ज़िम्मेदारी है, कौमी ज़िम्मेदारी है कि जब मुल्क मुश्किल हालात में है तो फिर उन्हें कुर्बानी देनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शिहादत का नाम फिजा खैरियत से हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र। देखिए फिजा, फैसला तो अब जो आ गया ना, अब इसके ऊपर तो कमेंट्स हो सकते हैं कि सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन यहाँ हर फैसले आप ये देखें, एक सेशन अदालत होती है, एक हाई कोर्ट होती है और फिर एक सुप्रीम कोर्ट होती है। हाँ। एक जज कुछ कहते हैं, दूसरे जज और तीसरी डिवीजन बेंच बन जाती है और वो उस सारे फैसलों को रद्द करके फैसला। मैं कहता हूँ ठीक है, आपने मैं आज चोर था एक अदालत में, दूसरे में मैं बरी हो गया, तीसरे में मैं फिर चोर हो गया, चौथे से मैं सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। लेकिन ये फैसले मैं उस पर अब नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जो हो रहा है बरी हो, जो फैसले कर चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। ये सारे केसेस जो नैब के हैं
उस पर हम क्या बात करें। ज़ाहिर है वो भी एक आला इख्तियाराती इदारा है और वो काम भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इसका तयन तो वक्त बताएगा कि कारकर्दगी कैसी है। दूसरी जानिब हमारी जो अदालतें हैं वो भी अपना अपना काम कर रही हैं। अब आप के हिसाब से इस काम को मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है, यकीनन किया जा सकता होगा। हम भी यही चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके नताइज मिलने चाहिए। मुझे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब की रिहाई हो गई, मुझे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि उनको वापस 6 हफ्ते बाद जेल चले जाना है, मुझे वाकई कोई गर्ज़ नहीं है कि उनको कौन से डॉक्टर्स देखेंगे। मुझे इस बात से गर्ज़ है कि नवाज़ शरीफ साहब के हलक़े में जो उनका वोटर रहता है उसके हालात, उसका मयार ज़िंदगी कितना बेहतर हो सकता था, नहीं हुआ, होने जा रहा है, होगा। ये सारे सवालात मेरे लिए हैं। मैं बिलावल जरदारी साहब ट्रेन पे लटक के कहीं जा रहे हों, बस के पीछे हों, छत पर बैठे हों ट्रक की, सिंध में कुछ जो कुछ उनके पार्टी कर रही है, उनकी हुकूमत कर रही है, उसके लिए वो जवाब दें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है जी रज़ाक, और मैंने बस इतना आपसे पूछना था कि पेशावर में टैक्स भी कम है और बिजली के रेट भी कम है, फिर लाहौर में ज़्यादा क्यों? हाँ ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। ये पूरे मुल्क में ही ऐसा है। कराची जो है हम के इलेक्ट्रिक वाले वो भी वो नेशनल ग्रिड से लेते हैं, अपनी पूरी पावर जनरेशन भी नहीं करते। तो ये टैरिफ में मुख्तलिफ स्लैब्स भी हैं और मुख्तलिफ टैरिफ जो कंपनीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि जब से आपको मालूम है IPPs के बाद से ख़ुद मुख्तार किस्म की या नीम खुद मुख्तार किस्म की कंपनीज़ बना दी गई थी और उनको ये इख्तियार भी था कि वो अपने ज़रूरत के मुताबिक टैरिफ मुकर्रर कर सकें बिजली का। नेपरा करता है, नेपरा करके देता है, लेकिन इंडिविजुअली सारी कंपनीज़ के पास ये इख्तियार होता है। तो इसी वजह से पूरे मुल्क में आपको यकसा तौर पर बिजली और गैस सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न में के टैरिफ्स में भी फ़र्क है। ये है नाजरीन, इसको अब आप फ्री कंपटीशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये हमें माहिरीन बता पाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली जी, अमजद अली बोल रहा हूँ सरगोदा के एक निवाही गाँव विज से। जी जी फरमाइए अमजद साहब। कहना तो ये था कि ये हम लोगों की आंखें बंद हैं। हाँ। ये दोनों जो पार्टियां गुजर गई हैं ये दोनों तो चोर थी। सही है, तो अभी इमरान खान साहब आए हैं, इसमें से अभी तक हमने कोई करप्शन नहीं देखी। मैं पहले था पीपल्स पार्टी का, अच्छा, तो जरदारी आया उसने हमें खा लिया। ठीक है। तो अब बिलावल साहब किस वजह से वोट मांग रहे हैं? ठीक है, क्या वो जो गाड़ी में बैठे हमारी तरह सफर करें ना, वो सही है, बिल्कुल सही है। उसको पता चले कि गरीबों के साथ कैसे चलना है। बिल्कुल ये सही। क्या AC डब्बों में बैठ जाना, बाहर निकल के थोड़ा सा चीख लेना, चिल्ला लेना, ये तो नहीं है ना। इमरान खान की तरह जाएं, उसने जिससे मुसीबतें झेली हैं, इन चोरों की तरफ ना जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आप को जो उम्मीद है, हमारी दुआ है कि उस उम्मीद पर पूरी उतरे हुकूमत और इमरान खान साहब, क्योंकि आपका जो कहना है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने वक्त में अच्छा काम नहीं किया, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन सारे काम बुरे भी नहीं हुए। ज़ाहिर है कि एक बैलेंस सा रहता है, कहीं बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं, कहीं बुरे काम हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है नाजरीन के पीपल्स पार्टी को हम ज़रूर मुअर्रद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि बहुत से मामलात पे पीपल्स पार्टी उस तरह से उभर कर सामने आ नहीं पाई जिसकी तवक्को कौम करती है उनसे, जिस तरह अवाम उनसे चाहते हैं कि वो थोड़ा लीड करते हुए नजर आए। इस वक्त तो बिलावल जरदारी साहब ने कोई मज़ाहमती मार्च वार्च इस वक्त नहीं किया, ये तो अपने नाना की बरसी के लिए लाड़काना रवाना हुए हैं, जिसको एक कहिए कि थोड़ा सा नमूना पेश शायद करना चाह रहे थे वो, कि क्या वो मुमकिन तौर पर कर सकते हैं कि। लेकिन ज़ाहिर नवाज़ लीग भी अभी ऑन बोर्ड नहीं है। कल उन्होंने नवाज़ लीग के हवाले से भी एक तरह से नवाज़ शरीफ साहब और इमरान को एक ही जगह पे खड़ा कर दिया था। अब ये कौन सी पॉलिसी पे चल रहे हैं बिलावल, ये वो बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, असल मसला सारा ये है कि मैं कहता हूँ कि सियासतदान का क्या ज़मीर नहीं होता। बिलावल भुट्टो साहब ने सियासत में कदम रखा है
तो उन्हें चाहिए था कि वो न्यूट्रल होकर सियासत करते, ना कि जद्दी पुश्ती सियासत जो चल रही थी उसके साथ चलते। अच्छा। वो चलते अवाम को साथ लेके, सिंध की अवाम को, तमाम लोगों को साथ लेके चलते, सिंध के मसाइल को साथ लेके चलते। बस वो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जिस ट्रैक पे पीपल्स पार्टी चलती रही। ठीक है, अब आप ये बताइए, वो सबसे पहले एक सवाल करें अपने वालिद साहब से कि आयान अली मेरी आंटी थी या मेरी खाला थी, मेरी फुप्पो थी, उनके टिकट आपके अब्बू अकाउंट से क्यों गए? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अब आयान अली का आपने किस्सा छेड़ा। आयान अली के मामला ज़ाहिर है कुछ समझ नहीं आते, मुबहम में कहा जा रहा है इसी एक ही अकाउंट से आयान के और बिलावल के टिकट्स पे हुए हैं, वो कौन से अकाउंट से, ये मामला ज़ेरे समात हैं ज़ाहिर है, तो इसलिए हम उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है आपने जो उठाई कि वो मौरूसी सियासत जिसका इल्ज़ाम लगता है नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली पर भी और ख़ास तौर पे तो भुट्टो फैमिली पर कि इन्होंने मौरूसी सियासत को पाकिस्तान में बेइंतहा फ़रोग़ दिया, अब वो खासी तक़वियत पकड़ती हुई नज़र आती है वो सारी बात, सारा तासुर, क्योंकि बिलावल ज़रदारी साहब ने अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करके दिखाया नहीं है जिस पर उनको हम बहुत ज़्यादा उनकी पजीराई करें, या दूसरी जानिब ये कि उनके हवाले से कोई बहुत उम्मीद रख सकें कि शायद ये आने वाले कल के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने वालिद और अपनी जो रिवायती सियासत चल रही है उनकी पार्टी लेवल पर उससे अपने आप को आज़ाद करते हुए नज़र आए नहीं है। ये दूसरी बात है कि हबीब जालिब के अशार वो वक्तन फ़वक्तन ज़रूर पढ़ते हैं और मैं उनकी उस बात पर उनको दाद ही दूँगी कि उनकी इल्मियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उनके नाना के ख़िलाफ़ ही हबीब जालिब जो है अक्सर अपने अशार के ज़रिए इजहार जज्बात करते नज़र आते थे, और या उनके स्पीच राइटर का मुताला, बहरहाल मैं उस बारे में क्या बात करूं, लेकिन ये सब हकीकतें हैं जनाब कि सिर्फ महज नारों से आप कितना अरसा इस मुल्क को चलाना चाहते हैं इसका फ़ैसला सियासतदान करके हमें बता दें। हम तो बिल्कुल सवाल पूछ पूछ के कुछ थके हुए से नज़र आने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये अभी एक साहब फरमा रहे थे कि वो ये दोनों पार्टी करप्ट है, तो आप ये बताए ना खुदा को हाजिर नाजर करके कि ये पिछले 5 साल में नून लीग ने जितना काम किया पूरे पाकिस्तान में नहीं काम हुआ, और दूसरी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इश्तिहारों तक काम हुआ है। ठीक है, तो इमरान खान जो साहब हैं उनकी अपनी जो जायदाद निकली हुई जो लोगों ने सदका खैरात दिया है उस पैसे से तो उसने जायदादें बाहर खरीदी हैं। अच्छा, सब सबूत सामने आ गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा तो चोर ये है दूसरों को जो कह रहा है। सही है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? खुदा को हाजिर नाजर जान कर कहना कल आपने भी और हमने भी मरना है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मुझे इतने मुश्किल उसमें मत डालिए, आप जगह पे मत रखिए। मैं क्योंकि इमरान खान साहब की या किसी और की भी ज़ाती ज़िंदगी की तफसीलात नहीं जानती, सच्ची बात है। जो कुछ अखबारात में छपता है, जो कुछ टीवी पे हम देखते हैं, उन्हीं बातों से हम अपनी राय कायम करते हैं। अभी तक का तासुर तो यही है जनाब अली कि इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर ऐसा कोई बड़ा या बुरा काम नहीं किया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा सके पैसों की खुर्द-बुर्द का। लेकिन ये मामला माज़रत ये मामला भी ज़ेरे गुफ्तगू रहे, ज़ेरे गर्दिश रहे कि जनाब शौकत खानम फ़ंड जो था उसका बेहतर इस्तेमाल हो पाया या नहीं। ये सारे मामलात हैं सबके सामने, तफ्तीश भी इन पे होती रहती है। तो मैं तो अगर ज़ाती तौर पर आप मेरी राय लें तो वैसे भी मैं ये जजमेंट्स देने से जो है, फतवे जारी करने से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि अगर कोई जुर्म है तो उसको साबित करना चाहिए, साबित करना ज़रा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं रमज़ान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए रमज़ान साहब। ये पीपल पार्टी वाले तो कोई काम करते ही नहीं है, सिर्फ अभी ट्रेन लेके चले गए। ये क्या काम करेंगे पीपल पार्टी वाले? इन लोगों ने खुद ही पार्टी खत्म कर दी है। ये अभी पहले तो भुट्टो साहब था, वो तो अलग बात ही है, तो खत्म कर दिया इन लोगों ने खुद ही पीपल पार्टी। अवाम पूरे पाकिस्तान की तो खत्म हो गई, सेंसी भी खत्म हो गई अभी पीपल पार्टी। ठीक है जनाब रमज़ान साहब, आपका कहना ये है कि पीपल्स पार्टी जो है अब वो सिंध में भी थोड़ी सुकड़ती नज़र आ रही है। बिल्कुल, चले आप कहते हैं ऐसे ही होगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारी और आपकी गुफ्तगू जारी है। आपको ज़रा बताते हैं नाज़रीन कि आपके जो वज़ीर हैं
वो बिजली के हवाले से क्या कह रहे हैं। आइंदा चंद माह में बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। उमर अयूब, गर्मी में लोड शेडिंग पर काबू पालेंगे, लोड मैनेजमेंट सिर्फ चोरी वाले फीडर्स पर होगी, गर्दिशी कर्जों में कमी लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं आइंदा चंद माह में बिजली महंगी होने से 200 अरब रुपए का बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी खबर तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। जबकि मुख्तलिफ इक़दाम करके हम गर्दिशी कर्ज़ों में 200 अरब कमी लाए हैं, तो फिर कौन से 200 अरब आपने हमसे लेने हैं मुझे नहीं पता। मौसम गर्मा में हम तकरीबन लोड शेडिंग पर काबू पालेंगे, सिर्फ लोड मैनेजमेंट इन फीडर्स पर होगी जहाँ पर चोरी है। सारिफीन पर बोझ नेपरा की तरफ से सेमाही टैरिफ की वजह से बढ़ेगा। साबका हुकूमत इंतखाबात की वजह से टैरिफ में तब्दीली ना करके ये बोझ हम पर उसने ये बोझ हम पर डाल दिया। वो कहते हैं ये रकम दिसंबर तक मुख्तलिफ हिस्सों में वसूल की जाएगी। जनवरी में 1 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ और वो तफसीली है ख़बर। तो जनाब अब ये पिछली हुकूमतों का रोना आप कितने अरसे तक रोएंगे। अब ज़ाहिर बीच में इंटरम सेटअप भी आया था, वो ऐसे काम करने के वैसे भी मजाज नहीं हुआ करते। बुनियादी जो टैक्सेस वसूली और ये सारे काम है ये मुंतखब हुकूमत का ही काम हुआ करता है। और एक बात जो मैं करना चाहती हूँ, कॉलर हैं उनसे बात करने के बाद कर लूँगी। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ठीक है, खैरियत से हैं? जी डॉम की बात कर रहा था। जी जी जी। अर्ज ये करना था कि ये भुट्टो वो अपना बिलावल जरदारी अभी निकले हैं अवाम की उसमें मुहिम के लिए हैं, तो उससे ये हुआ है कि जितनी भी लेबर है वो सब स्टेशन पे हमारा काम आधे में छोड़ के वो चले गए हैं। कहते हैं जी एमए ने एमपीए में 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं कि आप स्टेशन पहुंचे तो इस्तकबाल होगा। यही बात अभी हमारे एक साथी ने भी हमें बताई है कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपए बांटे गए। जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये एक तो ये इसको भुट्टो का नाम हटाए। भुट्टो तो अभी जिंदा है, भुट्टो मरा तो नहीं है। ये भुट्टो जरदारी भुट्टो कहलाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब वो तो बहरहाल मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी, उनका ज़ाती मामला है कि वो जो भी नाम लगा रहे हैं। लेकिन बात ये ठीक है कि हमें भी मुबैना तौर पर ये तलात मिली हैं कि बिलावल साहब का अभी जो यहाँ से कराची से उन्हें रवाना किया गया और जो मुख्तलिफ़ जगहों पर वो रुके हैं वहाँ पर लोगों को लाने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये यौमिया उनकी उजरत तय की गई है। और आप जो फरमा रहे हैं कि मज़दूर काम छोड़ छोड़ के चले गए, यकीनन ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर बग़ैर काम किए सिर्फ 2-4 नारे लगाने के 3 हज़ार रुपये मिले तो यकीन करें मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। अभी पहले मैंने कॉल की थी तो उसके बाद मेरी कॉल के आदमी ने फोन करके जवाब दिया था जी कि ज़कात या फंड लेना कोई चोरी नहीं होती। चोरी वो होती है जो हम कौम का खजाना और पैसे लूटते हैं, चोरी चोरी लोगों की ट्रैक्शन आईडियों से पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो चोरी होती है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए चोरी तो चोरी है, चाहे वो ज़कात फंड की चोरी हो, चाहे वो आपके तरक्याती फंड में जो मख्सूस रकूमात होती हैं उनकी खुद बुर्द हो। चोरी 1 रुपए की भी होती है और चोरी की आखिरी हद भी कोई नहीं है। तो ये तो बात ही मेरा ख्याल है करने वाली नहीं है। कॉलर है, चलें, जो बात मैंने करनी है वो थोड़ी सी बीच में रह गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफ़ा साहब फरमाइए। बात ये है कि अभी वही शेर पढ़ेंगे, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते। सही बात है। मसला ये है कि 3 बार के जो वजीर आजम है, नया कानून आने वाला है, आई थिंक कि आ भी जाएगा कि वो 10 कत्ल भी करे तो कोई उसको इजाजत होगी, क्योंकि आप 3 बार के वजीर आजम थे। और अगर कोई गरीब कैदी जेल खाने में बीमार पड़े तो उसको जेल में ही गोली मारो और वहीं दफन कर दो। सही बात है। अब बताइए, बात देखिए कि क्या कानून है। यानी कि हर हद को हम क्रॉस कर गए हैं किसी को आजादी दिलाने के लिए, सिर्फ करप्ट लोगों को। बिल्कुल ठीक। क्या पाकिस्तान में ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? किस तरह से पाकिस्तान आगे चलेगा? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। ये बड़े बुनियादी सवालात हैं जो ज़ाहिर है हम और आप हर वक्त पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, आपस में डिस्कशंस में लेकर आते हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाता। उसकी बुराई की जो जिम्मेदारी है वो निज़ाम पर डाल दी जाती है। निज़ाम किसने बेहतर करना है? इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों और अवाम के मुंतखब करदा लोग जो असम्बली में बैठे हैं और जो अपना काम भी शायद पूरी तरह ना तो जानते हैं ना वो करना चाहते हैं, उन्होंने ये काम करना है। ये अजीब एक साइकिल सा बना हुआ है, इसको ब्रेक कौन करेगा? कैसे
इसके अंदर कुछ दरार पड़ती नज़र आएगी, इसके बारे में भी मुझे अब कि मैं क्या क्या तबसरा करूँ मुस्तफ़ा साहब। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा बाज़ दफ़ा इंसान अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगता है, कुछ इस्लाहात लाई जा सकती हैं, लानी चाहिए। जो आप फरमा रहे हैं कि जेलों में लातादाद कैदी ऐसे हैं जो बीमार भी होंगे और जिनको शायद उनके मुकदमात की नौयत भी इतनी हसास नहीं होगी और इतनी तवील मुद्दत तक उनको चलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो उनको भी बहुत से रिलीफ्स ऐसे हैं कि जो दिए जा सकते हैं। लेकिन ये करने वाले जो हैं वो चाहें तो ये काम करेंगे ना। अब क्या कहूँ मैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपकी दुआएं भाई। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, आपके चैनल वालों को। चीजें हैं तीन। सबसे पहली बात ये कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, देखकर बड़ा मजा आता है। लोग अपने काल से अपने दिल की तर्जुमानी नहीं करते, पहली बात ये। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि दोस्त रात को बैठे हुए थे वो बात कर रहे थे कि ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब, जरदारी और जितने भी बंदों ने पाकिस्तान का माल लूटा है, ये पैसे ला के पाकिस्तान की बैंकों में रख दे, पाकिस्तान को वापस ना करे, पैसे भले इनके यूं ला के रख दे ना, तो मुसीबतें जो इतनी हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान के और आम आदमी, गरीब आदमी, रेडी वाला, ऊँट गाड़ी चलाने वाले गरीब लोग जो है ना, उनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। डॉलर नीचे आ जाएगा तो उनको खाने पीने की एशिया सस्ती मिल जाएंगी, आटा दाल चावल। बाकी तो चलो दूसरी चीजें छोड़ दे, मैं आम आदमियों की तर्जुमानी कर रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर आप अपनी आरा देना कि क्या वाकई में वो बात सही कर रहा था कि जो भी पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गए दुबई, लंदन वगैरह, वो ला के पाकिस्तान की बैंकों में रख दें, नाम उनके ही रहे। सही है, ठीक है जी, अच्छी तजवीज़ है आपकी। बात में वजन है कि चले कर्जे के तौर पे दे दें ये लोग, अगर इनके पास वाकई इतनी बड़ी रकूम है कि जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। लेकिन अब ये हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि इनका मौक़िफ़ ये कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी उनको सज़ा दी जाए, और अगर ऐसा कोई काम है तो उसका सबूत लाया जाए। अब ये आर्ग्यूमेंट चलता रहता है और हम इसी आर्ग्यूमेंट में उलझे रहते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद। एक दो खबरें आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं। गैस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस टू बी इंक्रीज ग्रेजुअली। असद उमर ने भी ये बात की है और उमर अयूब ने भी ये बात की, और उनका कहना ये है कि जो IMF से नेगोशिएशंस चल रही हैं उस हवाले से काफ़ी वो पुरुम्मीद हैं। 12 अरब डॉलर का जो पैकेज मिलने की इस वक्त आपस में गुफ्तगू चल रही है, उस हवाले से ज़ाहिर है कि इस्लाहात लानी पड़ेंगी। उन इस्लाहात का हिस्सा ये भी होगा कि गैस की और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें उन दोनों हेड्स में जो सब्सिडी दी जाती है उसको विड्रॉ किया जाए। लेकिन असद उमर साहब का कहना ये कि ये सब्सिडी फौरी तौर पे विड्रॉ नहीं की जाएगी, ग्रेजुअली होगा ये काम, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो आपकी भी चीखें निकलेंगी। बहुत अच्छी बात है जनाब। दूसरी बात कि थोड़ी सी हम सुप्रीम कोर्ट से माजरत करते हुए इख्तलाफ करेंगे उनकी बात से कि जहां वो ये कहते हैं पीपल ऑफ सिंध स्टिल लिविंग इन मोहनजोदाड़ो एरा, तो जनाब मोहनजोदाड़ो अगर आप विज़िट करें तो वो तो बड़ा अच्छा प्लान्ड नज़र आता है मौजूदा सिंध की निस्बत। तो मोहनजोदाड़ो एरा में ही अगर रह रहे होते सिंध के अवाम तो क्या ही बात थी, सुकून में रह रहे होते। मेरा ख्याल है ये तो पता नहीं प्री हिस्टोरिक एरा में ले जा चुकी है पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को, और उसके बावजूद नारे हैं कि रुकते ही नहीं है। भुट्टो साहब भी ज़िंदा रहते हैं, आवाम का दर्द भी जरदारियों के दिल में और गुर्दों में और जिगर में जागता रहता है। ये सारे मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, दो तीन बातें करनी थी आपसे। एक तो बहुत अच्छी बात यह कि आप अवामी मसाइल को इन प्रोग्रामों में मतलब हाईलाइट करती हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप शहरों के प्रोग्राम करती हैं, किसी दिन आप कराची वेस्ट साइड एरिया में आइए और एक सर्वे यहाँ पर कीजिए कि किस बुरे हालात में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है फेस कर रहा है। ठीक है जी। आपने जिसका शहरों पे किया है, काइंडली अपने कराची जिला गरबी का एक छोटा सा सब डिवीजन है साइड इंडस्ट्रियल एरिया, जो तबाही मची हुई है यहाँ पर पानी की, गटर की, तमाम यूटिलिटीज की। एक बात। दूसरी ये है कि हम लोग 14 अगस्त पे खुशी में झंडे लगा लेते हैं और उसके बाद उतारते नहीं। एक छोटी सी फिल्म रिपोर्ट चला के अवामुन्नास और खवास सेंट्रल जेल के ऊपर चिथड़ा
पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और उतारने की जहमत नहीं की। अभी 23 मार्च को कौम ने बहुत यौम इस्तक़लाल मनाया और झंडे लगा दिए मोबाइलों पे। जब ये चिथड़ा हो जाएंगे तो मोबाइल वाले उतारेंगे। आप लोग एक भरपूर ताकत हो, आप खवास को ये मैसेज दे देते हो कि झंडे की इज्जत आप पे पहले आवाम खुशी में लगा लेती है, लेकिन आप तो लगाते हो एक सेरेमनी। 23 मार्च एक सेरेमनी थी, आपने उतार देना चाहिए, लेकिन सारी मोबाइलों पे झंडे लगवा तो दिए। और आखिरी बात ये कि मैडम देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे जस्टिस का सिस्टम है, इनके बारे में भी लोगों को बताएं। जिस तरीके से यहाँ पर एक मुहिम चली, सिल्क बैंक के अंदर लाइनें लगी और लोगों को प्लॉटों के लिए वहाँ बेचा गया। तो आप भी यार देखो, ये केसेस चल रहे हैं, इनके अभी पिछले 30 टाउन का किस्सा पूरा नहीं हुआ और आपने एक नई स्कीम फ्लोट कर दी। सही है, ठीक है जनाब। बात चूंकि थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन ठीक है, आपके पॉइंट्स आ गए और वैलिड पॉइंट्स हैं। ख़ास तौर पे जो परचम की बात की आपने, झंडे की बात की, वाकई एहसास ज़िम्मेदारी की कमी का हमें हर दफ़ा ये देख के अफसोस ही होता है मुजाहिरा कि झंडे लगाने में तो बड़ी तेज़ी दिखाई जाती है, उतारने के हवाले से किसी को कोई फिक्र नहीं रहती। जबकि जो रूल है दुनिया भर का वो ये है कि झंडा सुबह लगाया जाता है और शाम होने से पहले मगरिब तक झंडा उतार के लपेट कर रख दिया जाता है। हम एक साल लगाते हैं और दूसरे साल जब उसके बाकी चीथड़े उड़ जाते हैं तो फिर उसकी जगह एक नया झंडा लगा लेते हैं। बहुत ही गलत रवैया। दूसरा, आपने जो ज़िला गरबी की बात की, साइट एरिया की, ज़रूर जी हम आएंगे, अवामी मसाइल भी देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपने उठाई हैं। अच्छा जी, तो जो बात मैं कर रही थी सिंध के अवाम की वो ये थी, लेकिन एक अच्छी बात पीएम साहब की मीटिंग जो कैबिनेट की थी उसमें आई सामने, पीएम्स डिस्क्रेशनरी पावर कर्टेल्ड। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मुख्तलिफ सरकारी जो सरबराहान हैं उनकी तकर्रुरी के हवाले से अपना सवाबदीदी इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे और 65 ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पे CEOs को लगाना है, तो उनके हवाले से ये ख़बर है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई जाएगी जहाँ पर मेरिट का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर अब ये तकर्रुरियाँ नहीं होंगी। और इनमें बहुत सारे इदारे शामिल हैं जिसमें PIA, WAPDA, PSO, SECP, PC, PTV, CAA यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी, PTA और इस तरह की दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये एक अच्छी सिमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कदम नज़र आया। अच्छी बात है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी फरमाइए रियाज साहब। बात यह है कि हम लोग कल से देख रहे हैं कि ट्रेन मार्च, फिर दूसरी चीजें चीजें टीवी पे चल रही हैं। ठीक है, ये होनी चाहिए या कहें या अलग चीजें, लेकिन भाई हमारा जो मेन मसला है ना, वो देखे, मेरी स्वी गैस के एक अफसर से बात हुई तो उसने मुझे 1-2 महीने पहले बता दिया कि जी अब कराची में भी गैस बहुत महंगी होगी। तो एकदम करके गैस महंगी हो गई। बच्चा मेरा दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा जी गैस महंगी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तुझे क्या हो गया कि गैस महंगी हो गई, तो तुम्हें क्या है? अब 5-6 साल के बच्चे के दिमाग पे महंगाई का एक चिन्ह जो है ना वो चल पड़ा है। तो भाई हम किस तरफ जा रहे हैं? महंगाई के और रोकें किसी तरीके से। गरीब आवाम बहुत परेशान है, किराए के मकानात हैं, फिर इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। अब जो मेन जो मसला है वो अब 31 मार्च के बाद आएगा, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो स्कूल्स जो हैं वो अपने मोनोग्राम की कॉपियां बेचते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब इस पे काम करें ना कि भाई जहाँ से दिल करे कॉपी लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये बात भी वाकई सही है कि अब बहुत सारे स्कूल के, तकरीबन तमाम स्कूलों का इसरार इसी बात पर होता है कि जो दरसी कुतुब हैं वो भी उनसे ली जाएं, जो स्टेशनरी और दीगर मवाद इस्तेमाल होता है स्कूलों में वो भी उन्हीं से लिया जाए। ये बात आपकी ठीक है और इस पर भी कोई ज़रूर इक़दाम उठाने चाहिए। इन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। स्कूलों की तो एक अलग ही कहानी है, फिर बात करेंगे जब मौका मिलेगा। टाइम अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन वाकई इस वक्त बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक तमाम लोग परेशान हैं। जो कीमतें हर चीज़ की बढ़ जाती हैं यकीनन, और हमें इन चीज़ों का एहसास है। इसीलिए हम आपको मौका देते हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा बनकर कम अज़ कम आप अपने दिल की बात करके थोड़ा सा तो हल्का महसूस कीजिए। हालांकि ज़ाहिर है कि ये वक्ती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह करेगा बेहतर होंगे हालात। हम भी दुआ गो हैं, आप भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।